अनुराग जी आज बात करने वाले हैं। रोज़ दाल रोटी सब्जी आदि खाते हैं। अच्छा, लोगों को सब्जियों के बारे में पता ही नहीं कि सब्जी किसकी खानी चाहिए, जो मिल जाता वो खा लेते हैं। तो डॉक्टर अनुराग जी आज इसी के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। चलो आप भी सब एकाग्रचित्त होकर के सुनो और आशिक हेल्थ डायरी मेंटेन करना। इतनी बातें हम सुबह से बताते हैं, उसमें से मैक्सिमम तो आप भूल ही जाते हैं। 2.5 घंटा हम बात करके 2.5 बात भी पूछे ना तो कहते हैं बात तो बहुत अच्छी बताई थी आपने, अच्छा लग भी रहा था, बताई क्या थी वो तो बताओ। बोले वो मत पूछो। मैंने कहा क्यों? बोले याद कुछ भी नहीं है। 2.5 घंटा सुन के तुमको 2.5 बात याद नहीं रहती? एकदम पक्की बात है। बोले हाँ बाबू जी बात तो अच्छी अच्छी बताई थी और उसमें 1-2 बात तो ये बताई थी, बस खुश रहना। हाँ मैंने कहा और बस और तो यही बताया था, खान पान ठीक रखना, बस ठीक है, चलो कर लो। ओम जी स्वामी जी, आपके शीश में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, अब हम पिछले कई दिनों से बात करते आ रहे हैं खाने की अलग अलग चीज़ों के बारे में, उसमें अच्छा क्या है, खराब क्या है और ज़्यादा खराब क्या है, उसके बारे में स्वामी जी हमने देखा। हमने चीनी और गुड़ के बीच में देखा, नमक और सेंधा नमक के बीच में देखा, और ये देखा कि स्वामी जी कौन कौन से आटे अच्छे हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें स्वामी जी हेल्दी हैं जिनकी तरफ हमें जाना चाहिए। तो स्वामी जी आज चिकनाई में रिफाइंड ऑयल के बजाय गाय का घी और नेचुरल, जिसको आजकल वर्जिन ऑयल बोलते हैं, कच्ची घानी का तेल, ये बड़ी जरूरी चीज है। लोगों ने छोड़ दिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम पूरा अंदर से दिवालिया हो गया, खोखले हो गए, ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, जीवनीय शक्ति का विध्वंस हो गया। तो वही स्वामी जी, तो स्वामी जी आज हम करेंगे डिस्कस आटा और मैदा के बीच में। जो मैदा सबसे ज़्यादा खाया जाता है उसमें उसका जेनेसिस क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, बनता कैसे है, आटा और अलग अलग टाइप के जो आटे हैं उनमें और मैदा के बीच में क्या अंतर है, मैदा का ज़्यादा इस्तेमाल किस तरीके से हमें बीमार बना सकता है स्वामी जी, वो भी हम देखेंगे। और ये देखेंगे जो होल ग्रेन आटा है, चाहे वो होल व्हीट से आ रहा हो, चाहे वो अलग अलग टाइप के ग्रेन से आ रहा हो, चाहे हम बात करते हैं स्वामी जी जो रागी है, ज्वार है, मक्का है, उन सब का भी जो घटक है वो अगर हम पूरा खा रहे हो स्वामी जी किस तरीके से हमें। और मैदा में तो खाली बारीक ही होता है, जो अलग अलग प्रकार के मिलेट्स हैं, इनके अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल जो कंपाउंड है, इनके जो पोषक तत्व हैं, इनके जो अंदर न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी एक अलग प्रकार से प्रकृति परमेश्वर ने इनके भीतर अलग अलग पोषक तत्वों को बहुत ही उचित मात्रा में उसको इनके अंदर डाला हुआ है, समावेशित किया हुआ है। हाँ स्वामी जी, तो अब हम आटे के बारे में देखें जिसको हम होल ग्रेन फ्लावर कहते हैं। ये स्वामी जी ट्रेडिशनल फ्लावर है जिसे साउथ एशियन की कुकिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो व्हीट से हो, मिलेट से हो, सोरगम से हो, तो बहुत बारीक पिसा हुआ जो पदार्थ है, जो बीजों को पीस कर निकाला जाता है स्वामी जी, वो ये है। ये फाइबर में, प्रोटीन में, मिनरल्स में, वाइटामिन में रिच होता है, और इसके अंदर जो मेन घटक है स्वामी जी कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे ऊर्जा का स्रोत है। इसका इस्तेमाल रोटी, नान, पराठा, कुलचा, पता नहीं क्या क्या बनाने में किया जाता है, पर ये एक तरीके से स्टेपल डाइट है हम लोगों की। पर और आप देखें स्वामी जी पूरे विश्व में भी इसकी भी कंजम्पशन वहाँ ब्रेड आदि के रूप में, और या चाइना आदि में उधर जो है पास्ता के रूप में। आटा तो सब जगह है, चाहे वो गेहूं का हो या चावल का हो। तो गेहूं, चावल, सोरगम, सूजी स्वामी जी पास्ता में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और पूरा यूरोप उसका सेवन करता है। नूडल्स भी लगभग उसी चीज़ के बनाए जाते हैं, और ब्रेड तो स्वामी जी लगभग पूरे विश्व में खाई जाती है, और वो जो है वो भी मैदा से, आटे से ही बनती है। और चूंकि स्वामी जी हमारे पूरे विश्व की पॉपुलेशन ही बढ़ती जा रही है, ऑफ कोर्स बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से इसका कंजम्पशन ही बढ़ता जा रहा है। और ये दिख रहा है कि जो आटे का ग्लोबल मार्केट है वो 2025 से बाद देखें तो 2029 तक लगभग $130 बिलियन का होएगा, मतलब पूरी दुनिया इसका सेवन करती आ रही है। इसके जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो लगभग 4.5% के हैं। अब आटे देखें स्वामी जी कितने कितने टाइप के हैं। एक तो है होल व्हीट आटा, मतलब गेहूं के पूरे समूचे बीज का पिसा हुआ पदार्थ। ओट्स का आटा है स्वामी जी, राई का आटा है, रागी का है, ज्वार का है, बाजरा का है, पर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्वामी जी वो है मैदा, जो रिफाइंड व्हीट फ्लावर है, जो आटा है गेहूं का, उसका रिफाइन करके बहुत बारीक पाउडर जो बनाते हैं स्वामी जी वो मैदा है। अब ये जो मैदा है ये उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, तो स्वामी जी अब हम यही समझेंगे मैदा बनती कैसे है, उसका
लंबे समय के इस्तेमाल से क्या क्या दिक्कत आ सकते हैं, और उसके मुकाबले उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो ये जो होल व्हीट आटाज हैं वो कैसे काम करते हैं, उनमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं। तो समझिए अब देखें आटा और मैदा आपस में अलग अलग कैसे हैं। ये समझिए गेहूं का बीज है, अगर इसको बड़ा करके हम कट करके देखें, ये अगर आधा बीज हम देखें तो जो बाहर का हिस्सा है, जो दाना है गेहूं का, समझिए इसके बाहर के हिस्से को हम ब्रान कहते हैं, जो पीले रंग का, हल्के पीले रंग का है, जो गोल्डन कलर है जिसकी वजह से व्हीट का कलर आता है, वो समझिए ब्रान है, जिसके अंदर फाइबर्स हैं, विटामिन बी है और ट्रेस मिनरल्स भी हैं। उसके अंदर और झांकें तो समझिए हमें सफ़ेद रंग का एक पदार्थ दिखाई देता है जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। वो जो एंडोस्पर्म है समझिए इसमें प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, थोड़े से विटामिन और हल्की सी प्रोटीन होती है, और ठीक नीचे समझिए हम देखें तो ये जर्म है जिसको हम व्हीट जम कहते हैं। समझिए इससे तेल भी निकाला जाता है, जिसे व्हीट जम ऑयल कहा जाता है। ये समझिए वो जर्म है जिससे बाद में बड़ा होकर एक पूरा पौधा बनेगा। तो ये बीज के अंदर का भी बीज है, बीज के अंदर का भी बीज है समझिए। और ये जो बीज है इसके अंदर अच्छे क्वालिटी के मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अच्छे क्वालिटी के फैट्स होते हैं। जर्म इसलिए जो अंकुरित खाते हैं ना, उनके शरीर में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज नहीं होती, और वह पोषक भी हो जाता, पाचक भी हो जाता, जल्दी हजम भी हो जाता है। क्योंकि समझिए उस पूरे प्रोसेस में जर्मिनेशन के दौरान नेचर उसको ऐसे प्रोसेस कर देती है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड हैं वो सॉफ्ट फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारा शरीर उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये जो बीज है समझिए हम देख रहे हैं, जो दाना है गेहूं का, तो अगर इस पूरे बीज को हम पीस लेते हैं तो बन जाता है वो आटा। वो जो आटा है उसके अंदर हस्क भी है, मतलब जो ब्रान है उसका पाउडर भी है, मतलब खूब सारा फाइबर भी है, एंडोस्पर्म भी है, जिसकी वजह से इसके अंदर विटामिन हैं, अच्छे क्वालिटी के ट्रेस मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स हैं और हेल्दी फैट्स भी हैं। और समझिए अगर मिलिंग के थ्रू बड़े बड़े फ्लावर मिल्स में इस समझिए जो बाहर का जो छिलका है, जो ब्रान है, इसको छील के, इसको हटा के, अंदर का जो सिर्फ एंडोस्पर्म है, जो बीज का बीज है उसको भी हटा के सिर्फ जो एंडोस्पर्म है उसी का ही पाउडर, वो समझिए मैदा है। तो ये जो मैदा है ये सफ़ेद रंग में होती है, इसको इसलिए ऑल पर्पस फ्लावर भी कहा जाता है। और ये जो है ये समझिए एक तरीके से एम्प्टी कैलोरी का काम करती है, मतलब इससे ऊर्जा तो मिलती है पर जो और अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अच्छे हमारे जीवन के घटक हैं, जो हमें जिनकी ज़रूरत होती है, वो मैदा के अंदर समझिए नहीं पाए जाते। और मैदा को बनाने के लिए समझिए अलग अलग केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो केमिकल्स मैदा को गोरा चिट्टा रखते हैं, उनको ब्लीच करते हैं, और वो जो प्रोसेस है समझिए वो केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल हैं और उनके लंबे समय के इस्तेमाल से हमारे शरीर में समझिए दिक्कत भी आती है। चीज़ों को मतलब गोरा चिट्टा दिखाने के लिए, ऐसे कलरफुल दिखाने के लिए क्या क्या, और सबसे बड़ी बात, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रकृति परमेश्वर कोई बेवकूफ़ है, जो कि भाई उनको ऐसे ही बनाना होता तो वैसे ही आपको मैदा बना करके दे देते थे ना। आप कोई भी तत्व में छेड़छाड़ करते हैं तो औषधियों में, इसलिए हम औषधि के सारे 100 से लेके 500 1000 तो उसके एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं, एक साथ हम एक्सट्रैक्ट करके यूज करते हैं। एलोपैथी वाले उसमें सिंगल ड्रग, सिंगल मॉलिक्यूल के नाम पर उसमें छेड़छाड़ करते हैं। खाने में जो फूड इंडस्ट्री वाले हैं, वो ड्रग इंडस्ट्री वाले सिंगल मॉलिक्यूल के नाम पर छेड़छाड़ कर रहे हैं, और इधर ये फूड इंडस्ट्री वाले केवल एक जो उसका थोड़ा चिकना चिकना सा, थोड़ा सा ऐसा चमकदार सा पदार्थ, उसको लेने के चक्कर में उस प्रकृति की जो एक पूरी संरचना उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। सारे पोषक तत्व, त्वक्वा ऐसा औषधि नाम, सारा मूल तत्व है, जो भी छिलका है बड़ा या छोटा, वो उसका सार होता है, उसको हमने निकाल दिया, बाकी फिर जो खा रहे हैं वो तो बेकार चीज है। उसमें पोषक तत्व नाम के बहुत थोड़े गुण होते हैं, बाकी बस एक एलिमेंट रहता है, उससे आप स्वाद लेने के चक्कर में पेट भरते रहते हैं और अपने आप को बीमार करते रहते हैं। तो समझिए अगर हम आटा और मैदा की न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी कंपेयर करके देखें कि इसमें कितने कैलोरीज हैं, कितने फाइबर हैं, कितने प्रोटीन हैं, तो आप देखें समझिए जो होल व्हीट आटा है, जो होल व्हीट फ्लावर है, उसके अंदर फाइबर कंटेंट लगभग समझिए 12% है, और मैदा के अंदर वो लगभग 2% रह जाता है। तो बेसिकली 10% फाइबर को हम लूज कर रहे होते हैं अगर हम मैदा का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रोटीन कंटेंट है समझिए वो भी आटे के अंदर ज़्यादा होता है, लगभग 13% है, और जो आयरन है जो अंदर समझिए एंडोस्पर्म की वजह से आ रहा होता है, तो नेचुरली गेहूँ में
नेचर ने स्वामी जी अच्छी मात्रा में आयरन भी पैक किया होता है। लगभग 3.5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम आयरन स्वामी जी इसके अंदर होता है। और आप जो देखें जो मैदा है स्वामी जी वो आयरन का कंपोजिशन लगभग 1 mg तक रह जाता है। तो लगभग 1/3 आयरन रह जाता है स्वामी जी, 2/3 आयरन हम लूज कर देते हैं। और जो ब्लैक राइस और ब्लैक जो व्हीट है उसमें तो स्वामी जी और ज्यादा उसमें स्वामी जी 2.5 गुना ज्यादा है। ये सब यहाँ पतंजलि में हमारे पूज्य स्वामी भूदेव जी कुछ सन्यासियों को हमने अलग अलग सेवाओं में लगा रखा हो, यहीं पर उसकी पैदावार भी कर रहे हैं। उसमें स्वामी जी हम ब्लैक व्हीट पे काम कर रहे हैं, ब्लू व्हीट पे काम कर रहे हैं, पर्पल व्हीट पे काम कर रहे हैं, पिंक व्हीट पे काम कर रहे हैं। तो स्वामी जी पूरा इंद्रधनुष, आई एम श्योर हरा नहीं आया अभी तक, लेकिन बाकी सब रंग अच्छे तरीके से हमें हरा होता है ना, पकने से पहले हरा होता है। स्वामी जी वो बात भी है, तो वो भी तो उन पे स्वामी जी हम काम कर रहे हैं। और हमने देखा कि जो ब्लैक व्हीट है उसके अंदर अच्छे मात्रा में एंथ्रोसाइनिन नाम के कंपाउंड हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं और स्वामी जी वो हमारे शरीर को हेल्दी हैप्पी रखते हैं। कल परसों स्वामी जी उसके बारे में बात करेंगे। और एक अच्छी चीज़ बात है स्वामी जी, जो हमारा होल व्हीट आटा है उसके अंदर विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और मैदा के अंदर स्वामी जी पूरा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं मैदा को बनाने के दौरान वो स्वामी जी विटामिन बी को पूरी तरीके से ब्लीच आउट कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं और वो फिर मैदा के फाइनल फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है। और जो एक तीसरी बड़ी बात है वो है स्वामी जी ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ये स्वामी जी क्या होता है कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसको खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल किस स्पीड से बढ़ रहा है। अगर वो ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा से बढ़ रहा है तो स्वामी जी हमारा शरीर उस वक्त परेशान हो जाता है, इंसुलिन ज़्यादा बनाने लगता है और जल्दी से उसका पाचन कर देता है, उसके बाद तुरंत दोबारा भूख लग जाती है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ज़्यादा होना खराब बात है। डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ का जो इनिशिएशन है स्वामी जी वो ऐसे खाने की वजह से होता है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं शुगर स्पाइकिंग। जैसे अगर चीनी एक साथ बहुत सारी खा लें तो हमारे रक्त के अंदर चीनी की वजह से शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो स्वामी जी वो ही लगभग आटे और मैदे के बीच का अंतर है। जो आटा है स्वामी जी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 54 है, 54 है जो मॉडरेटली ओके माना जाता है। और जो मैदा है स्वामी जी वो उसके अंदर ये नंबर 85 है, 85 है, जिसकी वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई माना जाता है। तो मैदा से बनी चीज़ खाने के बाद बार बार भूख जो लगती है, बार बार क्रेविंग जो होती है वो स्वामी जी इसी वजह से होती है क्योंकि शुगर का लेवल अचानक से बहुत बढ़ जाता है और हमारा शरीर उसी को एडजस्ट करने में काफ़ी ऊर्जा लगा देता है। अब ये देखें स्वामी जी ये जो केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं मैदा को बनाने के दौरान, ये स्वामी जी 5 बड़े बड़े केमिकल क्लासेस हैं जिनको बेंजोइल परऑक्साइड के दूसरे मेटाबोलाइट, फ्लोरीन डाइऑक्साइड और पोटेशियम ब्रोमेट और एजो डाइकारोमाइड स्वामी जी इनका इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ये जो हैं ये सब मैदा के अंदर भी ट्रेस मात्रा में आ जाते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल किया जाता है कि स्वामी जी जो गेहूं के ऊपर का छिलका है वो अच्छे तरीके से उतर जाए और वो उसको जो बाकी कंपोनेंट है उसको वो ब्लीच कर देते हैं, उसको गोरा करने के लिए स्वामी इसका इस्तेमाल करते हैं। इनकी वजह से स्वामी जी पैनक्रियास के बीटा सेल्स भी खराब होते हैं। अगर ये कैरी ओवर होकर आ रहे हैं और लगातार हम इसको खाते जा रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर इनका जमावाड़ा हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है और उसकी वजह से पैनक्रियास की फंक्शनैलिटी भी कम होने शुरू हो जाती है। और स्वामी जी जो डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ वाली बात है वो स्वामी जी इन्हीं केमिकल्स की वजह से होना शुरू हो जाता है। और जितने भी ये केमिकल हैं ये सब केमिकल स्वामी जी विटामिन बी और विटामिन ए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसीलिए जो भी नेचुरली अकरिंग नेचुरली पैक्ड विटामिन हैं जो गेहूं के अंदर हैं, जो नेचर ने प्रकृति ने पैक किए हैं स्वामी जी, वो इन केमिकल्स की वजह से खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं और मैदा में स्वामी जी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब पोटेशियम ब्रोमेट नाम का जो केमिकल है स्वामी जी इसका एक टॉक्सिक इफेक्ट किडनी के ऊपर और स्वामी जी थायराइड पे भी आता है। तो काफ़ी आजकल जो हम देख रहे हैं स्वामी जी हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम बढ़ रही है, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये आपने खुद पैदा की है स्वामी जी। और ये स्वामी जी एक बड़ा कारण है कि इसीलिए हमें ऐसे प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। अब स्वामी जी ये देखें कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जब मैदा को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्वामी जी इंडिया के 70% से ज़्यादा पैक्ड स्नैक्स हैं, ब्रेड हैं, बिस्किट्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, वो सब स्वामी जी मैदा से बनते हैं। इनके कुछ के फोटो हम यहाँ देख रहे हैं। वाइट ब्रेड है, नान, रोटी, भटूरे, पूरी, पराठा। और स्वामी जी बेकरी में जाकर देखें तो केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज़, बिस्किट्स, टोस्ट, ये सब स्वामी जी मैदा से बनाए जा रहे हैं। और सैंडविच हैं, क्रीम रोल्स हैं, रैप्स हैं, रोल्स हैं, पफ्स हैं, स्वामी जी इनकी कोटिंग भी मैदा से की जाती है। और स्वामी जी इसमें तो और ज़्यादा खराब होता है, इसमें स्वामी जी वो डालडा घी या फिर रिफाइंड ऑयल की लेयरिंग
लेयरिंग लगा लगा के मैदा, उसके बाद एक लेयरिंग उस फैट की, उसके बाद दोबारा एक और मैदा, समझी एक और लेयर फैट की, तो समझी मल्टीपल लेयरिंग करके इनको जब बनाया जाता है तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ये मल्टीपल लेयर फैटी लीवर के आपके पेट में भी जमा हो जाता है। समझी एग्जैक्टली सेम होना शुरू हो जाता है। जैसी लेयरिंग हम इन खाने में लगाते हैं समझी वैसी लेयरिंग हमारे लिवर पे आने लगती है। वो नॉर्मल हेल्दी लिवर से फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और समझी वो जो लेयरिंग है वो लिवर के ऊपर समझी आने लगती है। और मैदा समझी सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है समोसा और कचौरीज़ में, जहाँ इसकी आउटिंग कोटिंग समझी वो यूज़ की जाती है। और उसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल कुजीन है, यूरोपियन कुजीन है, समझी पिज़्ज़ा और पास्ता और नूडल्स, इन सब के बेस भी इसी मैदा से ही बनाए जाते हैं। तो समझी ये जो कंजम्पशन है मैदा का, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे तो है ही है। जो बाकी फूड इंडस्ट्री है, जो प्रोसेस फूड्स बना के बेचते हैं, जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है समझी, वो इसका सबसे ज़्यादा अपने इस्तेमाल घरों होता है। में भी माताएं बहनें मठरी पटरी बनाती हैं, और क्या बनाते हैं वो, तो एक तो होती है पूड़ी और दूसरी भटूरे, भटूरे और कचौरी। कचौरी, पूरी कचौरी हाँ समझिए उसमें तो लगभग होल ग्रेन व्हीट इस्तेमाल कर लेते हैं, पर समझिए ये भटूरे और जो और सामग्री है, भटूरे हाँ फूल जिसको करके वो ऐसे- हाँ फूल का जो बड़ा हो जाता है समझिए, उसमें उसको फर्मेंट करते हैं ओवरनाइट। कितना ज्यादा फुलाते रे, मैंने देखा इतने इतने बड़े भटूरे। मुझे 50 साल के बाद पता लगा लगभग भटूरे, पहले छोले भटूरे सुनते थे ना, हमने कभी छोले खाए ना कभी भटूरे। भटूरे ऐसे, और फिर खा खा करके लोग फूल जाते तो समझिए 2020 में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल फूड में एक अच्छी स्टडी पब्लिश हुई। उन्होंने ये बताया कि ये जो रिफाइंड आटा जो मैदा है, उसको अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड आटा, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, इसके अब आदमी को ऐसा है तो रिफाइंड है, साफ किया गया, साफ है, तेरे को ही साफ कर देगा ये। हाँ समझिए वो रिफाइनिंग के दौरान समझो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका लेफ्ट ओवर, और उसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ है जो रिफाइनिंग के नाम पे बाहर निकाल दी गई समझिए, उसकी कमी समझिए बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। और ये जो स्टडी है समझिए जो पब्लिश हुई, उन्होंने ये बताया कि ऐसे लोग जो इसका ज़्यादा सेवन करते हैं उनके अंदर 24% ज़्यादा रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर बीमारी होने का, मतलब हार्ट की जो बीमारी है समझिए, स्ट्रोक की जो बीमारी है समझिए, उसके होने के रिस्क 24% ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम मैदा का या रिफाइंड तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब समझिए ये है कि मैदा खराब तो है, पर उसके बहुत सारे कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन से बड़े 5 कारण हैं समझिए जिसकी वजह से मैदा को हम हेल्थ के लिए खराब मानते हैं। एक तो समझिए ये है कि मैदा को हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, मतलब कि इसमें सिवाय कार्बोहाइड्रेट के कुछ नहीं होता, इसके अंदर फाइबर्स नहीं है, इसके अंदर विटामिन नहीं है, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो ये जो एम्प्टी कैलोरीज हैं समझिए ये बेसिकली एक संपूर्ण तरीके से हमें पोषण नहीं देती हैं। और होल ग्रेन के मुकाबले आप देखें समझिए ये हमारे शरीर को वो वाला भोजन नहीं देती जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जो दूसरी बड़ी बात है समझिए कि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर देती हैं, तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं। जो हम बात कर रहे थे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की समझिए, वो हम देखें कि इसकी वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो समझिए चेंज होने लगता है, वो एक बड़े रिस्क के तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि ये जो पैटर्न है, क्योंकि ये फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और हमें बार बार भूख लगती रहती है, हम बार बार खाते रहते हैं और हर बार लगता है कि अभी खाए कि ओहो अभी पेट खाली है, और अंदर से आवाज़ आने लगती है, क्रेविंग आने लगती है, वो समझिए मैदा की वजह से होती है। ये नकली भूख है, ये नकली भूख है। हाँ, कभी आप भूख लग रही है, कभी सोचेंगे भूख लगाना है तो मैदा खाओ, नहीं समझी, बिल्कुल नहीं, नकली भूख ये नकली भूख है समझी, अनहेल्दी भूख है। और ये हमें इस तरीके से ऐसे तरीके से बिठाती है जो समझी दिक्कत पैदा करती है। अब एक चीज़ और भी है समझी, जो है कि ये जो हमारा डाइजेशन है, हमारा पाचन तंत्र है, वो मैदा की वजह से समझी खराब हो जाता है। मैदा हैवी डाइट्स हैं, उनकी वजह से समझी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और जो डाइजेशन है वो बहुत धीमा पड़ जाता है। ये बात, ये समझी बड़ी वाली बात है। और ऐसा लोग कुछ कहते भी हैं कि मैदा जो है वो आंतों के अंदर जाके चिपक जाती है, वो समझी एंटायरली करेक्ट नहीं है। पर लेकिन मैदा जब आंतों में जाती है तो समझी जो हमारा डाइजेशन है वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता। तो जो खाने के आगे बढ़ने का रास्ता है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक कहते हैं, हमारी आंतें समझी जिसको आगे बढ़ाती हैं, वो बहुत हौले हो जाता है। खुद ही आपस में चिपका रहता है ना, तो नीचे खिसकता ही नीचे खिसकता नहीं है समझी, तो वो फंसा रह जाता है। और फिर उसके बाद जो बाइंडिंग है ना, वो बाइंडिंग के लिए तो मैदा चिपक जाता है समझी, खुद ही चिपकता है, खुद ही चिपकता है समझी, दीवारों से थोड़ा चिपकता है और उसकी
वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वाली हालत रहती है। अब समझिए इसमें फनी कंडीशन क्या है, ऊपर से तो भूख लग रही है, तो हम दनादन ऊपर से भरे जा रहे हैं, रिपीट स्पाइक हो जा रहा है, अंदर से बाहर निकल नहीं पा रहे, तो समझिए बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन जैसी हालत हो जाती है। आंतों के अंदर जाके ट्रैफिक जाम हो जाता है, और वो जो जाम है समझिए उसमें एक बड़ा रिस्क क्या है कि जितनी देर गैस, एसिडिटी, पैस, फिसर, फिस्टुला, ओबेसिटी, डायबिटीज, जितने भी इन्फ्लेमेशन वो सब बढ़ जाते हैं समझी। और समझी आंतों के अंदर जो बड़ी आंत है उसका एक काम है, उसका काम क्या है कि जो भी चीज़ वहाँ पे उसमें प्रेजेंट है उसमें से वो पानी बाहर निकालता रहता है, क्योंकि हमारे शरीर को ज़रूरत है, उसको रीअब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो अगर खाना या पचा हुआ खाना या अर्ध निर्मित मल जब वहाँ भरा है तो समझी वहाँ से पानी निकलता रहता है वापस हमारे शरीर के अंदर, तो वहाँ वो रखे रहकर समझी वो और ठोस और पक्का और मजबूत बन जाता है, और वो से समझी बाहर निकालना और रिस्की हो जाता है। उसकी वजह से समझी कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ पाइल्स जैसी दिक्कत आने लगती है, मल पत्थर जैसा हो जाता है, क्योंकि समझी ये सब वहाँ जाके चिपकते हैं और वहाँ जाके समझी इनका जमावाड़ा बनना शुरू हो जाता है। अब जो चौथी बात है समझी मैदा की वजह से, वो है वेट गेन। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से समझी वजन तेजी से बढ़ता है और अनहेल्दी वेट गेन्स होते हैं, और समझी ज़्यादा खा लेते हैं, फ्राइड फूड ज़्यादा खा रहे होते हैं। समझी न्यूट्रिशनल बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा इंसान की हेल्थ को जो है वो दो चीज़ों से है, कार्बोहाइड्रेट फ्राइड विद द ऑयल और कार्बोहाइड्रेट जहाँ मिलते हैं समझी वो अच्छा स्वाद शायद जनरेट करते हैं, उसकी वजह से लोग उसका सेवन ज़्यादा करते हैं। इसलिए फ्रेंच फ्राइज, समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। आप एक खाना शुरू करते हैं फिर आपका मन नहीं रुकता, आप पूरी प्लेट साफ कर देते हैं, तो वो सब समझिए अंदर से जो क्रेविंग है वो आनी शुरू होती है। तो वो जो क्रेविंग है समझिए उसकी वजह से वेट गेन्स होते हैं, और वो जब खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो समझिए जो क्रोनिक डिजीज़ हैं वो हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, इन्फ्लेमेशन हो या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हों, वो सब समझिए मैदा के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बनते हैं। पर फिर यह समझिए इतना सब कुछ होने के बावजूद मैदा इतना पॉपुलर क्यों है, क्यों उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? समझिए एक तो इसका बड़ा कारण है, एक तो सस्ता है, एक चीपर है, और दूसरा समझिए इसका सेल्फ लाइफ लॉन्गर है, इसको ज़्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है, तो इंडस्ट्रियल यूज समझिए इसका ज़्यादा है, और इसकी वजह से जो चीज़ें बनाते हैं वो थोड़ी सॉफ्टर होती हैं, फ्लफियर होती हैं, मतलब थोड़ी ज़्यादा आकर्षक हो जाती हैं, समझिए टेक्सचर अच्छा हो जाता है, और लोग फिर समझिए उसको ज़्यादा खाते हैं। जब ज़्यादा खाते हैं तो समझिए बेचने वाले ज़्यादा भी बनाते हैं। और दूसरा समझिए एक हमारा है जो एक आजकल का कीवर्ड है, वो है कल्चरल कंफर्ट, कि हम किस चीज़ में कंफर्ट पा रहे होते हैं, तो वो समझिए जो कंफर्ट है वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम मैदा बेस्ड स्नैक खा के बड़े हो रहे होते हैं, तो फिर समझिए उससे चेंज करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी ऊर्जा लगती है, गलत चीज़ें खाने का अभ्यास हो रखा है, प्रैक्टिस गलत हो रही है। वही समझिए। तो समझिए आप जो अभी कह रहे थे कि अब 2.5 घंटे 3 घंटे सबको बताते हैं और 2.5 बात याद नहीं रहती, समझिए उसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि हम सबसे सुन लेते हैं कि मैदा नहीं खानी चाहिए, खराब चीज़ है, और बाहर जाते तुरंत समोसे और कचौड़ियों और पूरियों पर टूट के पड़ते भेड़ियों की तरह। हाँ वही समझिए मैं ये पूछ रहा था, इधर जो बाहर 2-4 दुकान हैं जो समोसे बेचते हैं, तो वो कह रहे थे कि काफ़ी लोग जो ट्रीटमेंट करा के जा रहे होते हैं उन्हें अचानक से क्रेविंग आ रही होती है जब उनको बाहर जाना होता है, और वो ढूंढते हैं कि समोसे की दुकान कहाँ है। तो समझिए ये भी एक एग्जाम्पल है कि लोगों को जब हम बिल्कुल ठीक भी कर लेते हैं, उनकी ठीक होने के बाद भी उधर ही घूमते हैं कि भाई अब तो सारे समोसे वाले दुकानों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, लेकिन अपनी दुकान में बेच रहे हैं, उनकी दुकान से कहाँ भगाएंगे उनको? हाँ उनको कहाँ भगाएंगे लेकिन समझिए वो भी एक पैरेलल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, काफ़ी लोग उठकर सेवन कर रहे होते हैं। तो समझिए ये है कि अगर हम मैदा का खाना बंद कर दें, अगर हम उनको कंज्यूमशन उनका बंद कर दें, तो समझिए हमें फ़ायदा क्या होगा। तो ये तो समझिए फ़ायदे हैं कि अगर हम मैदा को खाना बंद करें तो हमारा समझिए सबसे पहले डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, बाउल मूवमेंट अच्छे हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे, एनर्जी समझिए अच्छे तरीके से सस्टेन तरीके से मिलेगी। तो समझिए न्यूट्रिशन में ये दो बड़ी बात हैं कि एक तो ये शुगर क्रैशेज या शुगर स्पाइक्स हैं वो हों, या फिर समझिए हमें सस्टेन्ड एनर्जी मिले। तो सस्टेन्ड एनर्जी मिलना समझिए बढ़िया वाली बात है, स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, क्रेविंग कम हो जाती है, फाइबर्स और न्यूट्रिएंट का समझिए सेवन ज़्यादा हो जाता है। समझिए एक बात और भी है कि अगर सिर्फ हम अपने खाने का आधा हिस्सा ही बदल लें होल ग्रेन आटे में, तो समझिए 3 हफ्तों के अंदर नोटिसेबल चेंजेस हमारी बॉडी पर आने लगते हैं। और खाली वो आटे में नहीं बदलना, इसमें ग्रेन्स की तरफ जाना, वही समझिए। ये जो रागी, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, ये सब पतंजलि से पूरे देश भर में पतंजलि के जो बड़े स्टोर हैं वहाँ पर
100% ये आपको, क्योंकि ये सब कॉमन दुकानों पर हमने नहीं रखा, इसका सेल्फ लाइफ का इश्यू रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन का इश्यू रहता है, इसलिए पतंजलि के केवल स्टोर्स पर ये सब लेकिन उपलब्ध है। तो ये एक बहुत ही नाजुक सेवा है, क्योंकि ये सारे ग्रेन्स को अच्छी क्वालिटी का कलेक्ट करना, फिर इसकी सेल्फ लाइफ के साथ इसको उपलब्ध कराना, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पतंजलि ने किया है। तो एक बार पूज्य आचार्य भास्कर जी और आदरणीय भरत जी से लेकर के पूरी टीम के लिए अभिनंदन है कि आपके लिए ये कोई बहुत फायदे का काम नहीं है ये सब करना। बड़ा इसमें सेल्फ लाइफ के बड़े इश्यूज रहते हैं, एक्सपायरी के बड़े इश्यूज रहते हैं, क्वालिटी के बड़े इश्यूज रहते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद ये सारे मिलेट्स आपको पतंजलि के स्टोर्स पर उपलब्ध रहते हैं। गुड़ शक्कर से लेकर के, जैगरी से लेकर के, ये सारी चीज़ें तो ये ओपन मार्केट में हम नहीं देते हैं, जहाँ करीब जो है 70 लाख दुकानों से लेकर के 1 करोड़ दुकानों में जो पतंजलि का सामान मिलता है, ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती और दे भी नहीं सकते हम, वैसा संभव भी नहीं है, लेकिन पतंजलि के स्टोर्स पर ये सब चीजें उपलब्ध है। ऑर्डर में पे स्वामी जी, ऑर्डर में पे, हाँ। तो स्वामी जी अगर हम देखें कि ये जो खाने की चीज़ें हैं उनको हम होल व्हीट से चेंज कर सकते हैं। स्वामी जी होल व्हीट की रोटी भी बनती है, होल व्हीट की ब्रेड भी आ रहे हैं, पैनकेक भी बन रहे हैं, और तो और स्वामी जी पिज़्ज़ा के जो डो हैं जिसको पिज़्ज़ा बनाया स्वामी जी, उसका नीचे का बेस भी अब होल व्हीट से बनाया जा सकता है। तो स्वामी जी वो चेंजेस हैं। अरे पिज़्ज़ा और ये सब तो सबसे बढ़िया बनता है बाजरे की रोटी, और उसके ऊपर जो भी आपको लगाने हैं बढ़िया बढ़िया चीजें लगा लो, सजा लो। बाजरे और मकई का तो बेस कोई उसका लाजवाब है समझी, और वो बहुत अच्छा बनता है समझी, उसमें खूब सारे फाइबर होते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। ये हमारे स्वाद प्रिय है, हाँ, वो आप सेहत दे करके भी पता लगा सकते हो, तो इनको सब एक्सपीरियंस है। समझी वो बाजरे की रोटी का उसके ऊपर समझी हल्की सी चटनी लगा के टमाटर और खीरा लगाते हैं और रोल करें समझी, बहुत से टेस्ट आता है, और वो मतलब पिज़्ज़ा का बाप बन जाता है। रियली अच्छा वाला फास्ट फूड वही है। तो ये किसी को खाना भी है तो देसी पिज़्ज़ा ऐसे खाना जैसे बता रहे हैं हम। और समझी वो बहुत यमी होता है, मतलब वो उसे खा के समझी बहुत आनंद वाली फीलिंग आती है। एक बात और बता देते हैं, कुछ लोग गायों को और जीवों को भी मैदा वाली चीजें और ये सब ब्रेड आदि और पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं। तो कम से कम जब गो पूजन करें, जीवों को कोई आप जैसे कबूतरों को दाना खिलाते हैं, पंछियों को दाना खिलाते हैं, चींटियों को दाना खिलाते हैं, गाय को जो है ग्रास देते हैं, वो तो कम से कम हेल्दी दिया करें। खुद भी अनहेल्दी खाने लग गए, और वार त्योहारों में और गो पूजन आदि में भी हम लोग जो है ध्यान नहीं रखते हैं। अपने पूजन में, गो पूजन में, उनमें भी हम जो स्वस्थ और सात्विक जो द्रव्य है, सामग्री है, उसका इस्तेमाल करें, और गोधन अर्क भी पिया करें, गोघृत भी खाया करें, और गौ माता का ध्यान और गौ का आशीर्वाद किसी ने ले लिया तो फिर तो उसके ऊपर सारे देवी देवताओं की सारी जो है इस ब्रह्मांड की अदृष्ट अमूर्त ऊर्जाओं के आशीर्वाद की कृपा अनुग्रह हो जाता है। जी हाँ समझी। तो समझे अभी जो बात कर रहे थे मिलेट्स की, तो समझी मिलेट्स के आटे भी बहुत अच्छे हैं जो यहाँ भी रखे हुए हैं, और समझी इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो नॉर्मल व्हीट के मुकाबले समझी और सुपीरियर है। जो मेजर मिलेट्स के आटे समझी वो जनरली उनसे बनते हैं जिनके बीज का साइज, जिनके दाने का साइज बड़ा होता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा या रागी, और समझी वो जो उनके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट हैं वो समझी और ज़बरदस्त हैं। पर समझी अगर आप जनरली देखें ये जो मिलेट्स हैं समझी ये वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को ठीक करके रखते हैं, और समझी हमारा डाइजेशन भी बढ़िया बना रहता है। अब जो एक बड़ी वाली बात है समझी इसके बारे में हम और ऐड करेंगे वो है ग्लूटेन, कि जो ग्लूटेन है वो क्या है, क्योंकि आजकल इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है कि ग्लूटेन फ्री आटा होना अच्छा रहता है। तो समझी ग्लूटेन एक ऐसे फैमिली ऑफ प्रोटीन्स हैं जो इन दानों के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो व्हीट हो, बार्ली हो, राई हो, वो एक ग्लू की तरह काम करते हैं कि अगर हम आटे को गूंदें और उसको गूंदने को थोड़ी देर छोड़ दें और उस आटे की लोई को अगर चलते पानी के नीचे थोड़ी देर रखें तो बाद में कुछ थोड़ा सा चिपचिपा सा इलास्टिक जैसा कंपोनेंट बचा रह जाता है, वही ग्लूटेन है। वही ग्लूटेन जाके हमारे पेट में चिपक सकता है, वही ग्लूटेन ऐसा है जो हमारे शरीर को अलग तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर ज़्यादा ग्लूटेन का हम सेवन करते हैं तो जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर डैमेज हो जाते हैं, जो हमारी गट है वो लीक
एक ही रहती है, उसकी वजह से एलर्जी पैदा होने लगती है। ऑटोइम्यून डिजीज भी इसी की वजह से है। और जो हमारे पेट के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं जो हमको पावर देते हैं, जो हमको अलग अलग टाइप के बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, उनका भी पॉपुलेशन भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा ग्लूटेन का सेवन करना अच्छी बात नहीं होती। तो कुछ ग्लूटेन फ्री आटे भी हैं, एक हमारे पास यहाँ भी रखे हैं, जो आप यहाँ रखा देख रहे हैं, ये पतंजलि ग्लूटेन फ्री आटा है। ये जो आटा है इसके अंदर से ग्लूटेन को अच्छे तरीके से हटाया गया है। और जो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स जो हम देख रहे थे मिलेट्स के अंदर भी नेचुरली ग्लूटेन की मात्रा कम पाई जाती है। तो बेसिकली इनका सेवन करना, ग्लूटेन फ्री आटे का सेवन करना हमें हेल्दी और हैप्पी रखता है। और मैदे से हम जितना बच के रहते हैं उतने हम अच्छे रहते हैं। और ये जो अलग अलग मिलेट्स हैं, चाहे वो ज्वार हो चाहे वो रागी हो, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और कंपोनेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रोसेस्ड रिफाइंड आटे के मुकाबले हेल्दी कंपोनेंट्स हैं। इनका स्वाद भी अच्छा होता है और इनको अच्छे तरीके से प्रोसेस करके लगभग वो सब खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं जहां मैदे का इस्तेमाल करते हैं। अब जो लास्ट में एक बात जो मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि अलग अलग ग्रेन्स को इस्तेमाल करने की जगह एक ऐसा अच्छा ऑप्शन है कि हम मल्टीग्रेन की बात करें, जहां हम अलग अलग ग्रेन्स को एक साथ पीसें, पूरे समूचे बीज का इस्तेमाल करें। और जैसे कि पतंजलि नवरत्न आटा है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के ग्रेन्स हैं। इसके अंदर गेहूं तो है ही है, जौ है, चौलाई है, मक्का है, ज्वार है, चना है, सिंघाड़े का आटा है, सोयाबीन है और बाजरा है। तो ये जो 9 अलग अलग कंपोनेंट हैं, इसलिए इसका नाम नवरत्न है। ये एक अच्छे पोषण के तौर पे हमारे लिए अवेलेबल रहता है और इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़िया है। और जो हम बात कर रहे होते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, शुगर स्पाइक्स की और फाइबर्स की, वो सब हम अच्छे तरीके से इस आटे के इस्तेमाल करके कर पाते हैं। तो इसके ऊपर भी आजकल हम काफ़ी काम कर रहे हैं और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट किस किस मात्रा में इन आटे के अंदर हैं। और जो बात लास्ट में मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कूटू का आटा है जो व्रत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक हेल्दी अल्टरनेटिव है। ये ग्लूटेन फ्री है, इसके वजह से डाइजेशन भी अच्छा रहता है। इसके अंदर आयरन के कंटेंट बढ़िया हैं, कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और मेटाबॉलिज्म को भी एक्साइट करके रखता है। तो जैसे कुछ स्वामी जी कहते हैं कि हमें अपने खाद्य तेलों को भी बदल बदल के इस्तेमाल करना चाहिए, तो बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे आटे जैसे कूटू हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, रागी हुआ, तो एक एक महीने इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर इनको अगर हम समग्र तौर पे इस्तेमाल करें तो नवरत्न आटे के इस्तेमाल से हम उन सब कंपोनेंट को भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो जो बात है आटे की समग्रता की, जहाँ जो हमारा मेन खाद्य पदार्थ है उसके अंदर सही मात्रा में फाइबर का होना, सही मात्रा में आयरन या न्यूट्रिएंट्स का होना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होना भी उतना ही जरूरी है। तो अब आज हमने यही देखा कि कैसे हम रिफाइंड आटे से, मैदे से बच के एक होल आटे की तरफ जा सकते हैं। और जो भी हमारे खाद्य पदार्थ जो हम बना रहे होते हैं घर में या फिर बाजार से लेके खा रहे हो सकते हैं, कि अगर हम होल व्हीट की तरफ जाएं, होल ग्रेन की तरफ जाएं, तो हम अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं।